देखो, भारतीय संविधान अधिनियम में आगे चलते हैं तो हम आज देखेंगे संदायों का जो विनियोग है उसके बारे में। तो यहाँ जो 59 जो तीन सेक्शन देखेंगे, 59, 60 और 61, ये संदायों का विनियोग के बारे में उपबंध करता है। तो 69 जो है वो बताता है कि जहां की वह ऋण उपदर्शित हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहां संदायों का उपयोजन। तो सांविधिक उपबंध देखते हैं कि जहां की कोई ऋण जिस पर एक व्यक्ति से कई सुभिन्न ऋण हों, उस व्यक्ति को या तो अभिव्यक्त प्रज्ञापन सहित या ऐसी परिस्थितियों में जिनसे विविक्षित हो कि वह संदाय किसी विशिष्ट ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया गया है, कोई संदाय करता है, वहां उस संदाय को यदि वह प्रतिग्रहित कर लिया जाए तो तद अनुसार उपयोजित करना होगा। तो दृष्टांत देखते हैं कि दृष्टांत का है, अन्य ऋणों के साथ साथ एक वचन पत्र पर जो 1 जून को शोध्य है, ख का 1,000 रुपए का देनदार है। वह ख को उसी रकम के लिए किसी अन्य ऋण का देनदार नहीं है। तो 1 जून को ख को 1,000 रुपए देता है, तो यह संदाय वचन पत्र का उन्मोचन करने के लिए उपयोजित किया जाएगा। तो उस रकम का उपयोग किसके लिए होगा? केवल इसी ऋण के लिए होगा। अब उसके बाद देखते हैं, अगला उदाहरण देखिए कि ख अन्य ऋणों के साथ साथ ख को 667 रुपए का देनदार है। क से ख इस राशि के संदाय की लिखित मांग करता है। ख को 567 रुपए भेजता है। यह संदाय उस ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाना है जिनके संदाय की मांग ख ने की थी। अब देखिए अगली धारा जो है, धारा 60, कि जहां की वह ऋण उपदर्शित न हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, तो वहां संदाय का उपयोजन कैसे किया जाएगा? तो जहां की ऋणी ने यह प्रज्ञापित नहीं किया है और कोई अन्य ऐसी परिस्थिति नहीं है जिनसे यह उपदर्शित हो कि वह संदाय किस ऋण के लिए उपयोजित किया जाना है, तो वह रकम जो है वो किस ऋण के संदाय के लिए है ये क्लियर ना हो, तो वहां लेनदार स्वविवेकानुसार उसे ऐसी विधि पूर्ण ऋण मध्य उपयोजित कर सकता है जो ऋणी द्वारा उसे वस्तुतः शोध्य और देय हो। तो चाहे उसकी वसूली वादों की परिसीमा संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा वारित हो या न हो। तो ऐसे पुराने ऋण के संदाय के लिए भी की जा सकती है, ठीक है, उसके समायोजन के लिए भी किया जा सकता है, जो परिसीमा संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि जो है, ठीक है, कि समय बाधित ऋण था उसमें भी वो समायोजित कर सकता है। तो वैसा हो या ना हो पुराने ऋणों के लिए भी, तो अपने विवेक के अनुसार वो किसी भी ऋण का, उस संदाय का किसी भी ऋण में समायोजन कर सकता है। अब धारा 61 है, वो ये बोलती है कि जहां की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता, वहां संदाय का उपयोजन। तो जहां की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता है, वहां वह संदाय समयाक्रमानुसार ऋणों के उन्मोचन में उपयोजित किया जाएगा, चाहे वे ऋण वादों की परिसीमा संबंधी तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा वारित हो या न हो। यदि ऋण समकालिक है तो संदाय हर एक उन्मोचन में अनुपाततः उपयोजित किया जाएगा। तो अगर एक से ज्यादा ऋण है, ठीक है, और उनमें तो क्या होगा, अनुपाततः वो चाहे तो सब में समायोजित कर सकता है, हर एक ऋण में समायोजित कर सकता है। अब देखते हैं हम कि वे संविधाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम 62, संविधा के नवीनन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। तो यदि किसी संविधा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविधा प्रतिस्थापित करने का या उस संविधा को विखंडित करने का या परिवर्तित करने का करार करें, तो मूलतः जो संविधा है, जो मूल संविधा है, का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब दृष्टांत देखते हैं कि क एक संविधा के अधीन ख को धन का देनदार है। क ख ग के बीच यह करार होता है कि ख तत्पश्चात क के बजाय ग को अपना ऋणी मानेगा। क पर ख के पुराने ऋण का अंत हो जाता है और ग पर ख के नए ऋण की संविदा हो गई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि ख का 10,000 रुपए का देनदार है। ख से क ठहराव करता है और ख को 10,000 रुपए के ऋण के बदले 5,000 रुपए के लिए क की संपदा बंधक करता है।
यह नई संविदा है और पुरानी संविदा को निर्वापित कर देती है। अब अगली धारा देखते हैं, धारा 63। वचन ग्रहीता वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार दे या कर सकेगा। तो हर वचन ग्रहीता अपने को दिए गए किसी वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार पूर्णतः या भागता दे या कर सकेगा, या ऐसे पालन के लिए समय बढ़ा सकेगा, या उसके स्थान पर किसी तुष्टि को जिसे वह ठीक समझे प्रतिग्रहित कर सकेगा। उदाहरण देखते हैं कि ख के लिए क एक रंग चित्र बनाने का वचन देता है, तत्पश्चात ख उसे वैसा करने का निषेध कर देता है, तो क उस वचन के पालन के लिए अब आबद्ध नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं कि ख का 5,000 रुपए का देनदार है। क उस समय और स्थान पर जिस पर 5,000 रुपए थे, ख को 2,000 रुपए देता है और ख संपूर्ण ऋण की तुष्टि में उन्हें प्रतिग्रहित कर लेता है, तो संपूर्ण ऋण का उन्मोचन हो जाता है। अब अगली धारा देखते हैं, धारा 64। शून्यकरणी संविदा के विखंडन के परिणाम। तो जबकि कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्यकरणी है उसे विखंडित कर देता है, तब उसके दूसरे पक्षकार को उसमें अंतर्वृष्ट किसी वचन का, जिसका वह वचनदाता है, पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। शून्यकरणी संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार ने यदि ऐसी संविदा के किसी दूसरे पक्षकार से तद्धिन कोई फायदा प्राप्त किया है, तो वह ऐसा फायदा उस व्यक्ति को जिसे वह प्राप्त किया गया था यथासंभव प्रत्यावर्तित कर देगा। धारा 65। उस व्यक्ति की बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई है फायदा प्राप्त किया हो। तो जबकि किसी करार के शून्य होने का पता चले या कोई संविदा शून्य हो जाए, तब वह व्यक्ति जिसने ऐसे करार या संविदा के अधीन कोई लाभ प्राप्त किया हो, तो वह लाभ उस व्यक्ति को जिससे उसने उसे प्राप्त किया था प्रत्यावर्तित करने या उसके लिए प्रतिकर देने का आबद्ध होगा। उदाहरण देखते हैं कि ख के यह वचन देने के प्रतिफल स्वरूप कि क को पुत्री ग से विवाह कर लेगा, ख को क 1,000 रुपए देता है। वचन के समय ग मर चुकी है तो करार शून्य होगा, किंतु ख को वे 1,000 रुपए क को प्रतिसंदत करने होंगे। अब देखते हैं धारा 66, जो शून्यकरणीय संविदा के विखंडन का संसूचना या प्रतिसहरण की रीति। तो शून्यकरणीय संविदा का विखंडन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अध्ययन संसूचित या प्रतिसहरित किया जा सकेगा जो प्रस्थापना की संसूचना या प्रतिसहरण को लागू होती। धारा 67, पालन के लिए युक्तियुक्त सौकर्य वचनदाता को देने में वचन ग्रहीता की उपेक्षा का प्रभाव। तो यदि कोई वचन ग्रहीता किसी वचनदाता को उसके वचन के पालन के लिए युक्तियुक्त सौकर्य देने में उपेक्षा या देने से इनकार करे, तो तद्वारा कारित किसी भी अपालन के बारे में उसी उपेक्षा या इनकार के कारण वचनदाता की माफी हो जाती है। उदाहरण देखते हैं कि क के गृह की मरम्मत करने के लिए ख से क संविदा करता है। जिन स्थानों में उसे गृह की मरम्मत अपेक्षित है, ख उन्हें क को बताने में उपेक्षा या बताने से इनकार करता है। तो संविदा के अपालन के लिए क की माफी हो जाती है यदि वह ऐसी उपेक्षा व इनकार से कारित हुई हो। तो अगली क्लास में हम देखेंगे अध्याय 5, तो संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में। हेमंत सर।